आज इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे उपयोगिता फलन के प्रकृति आदि के बारे में। तो सबसे पहले उपयोगिता फलन क्या होता है। इस तरह से जैसा हमने ये सामने हमारे स्क्रीन पे u इक्वल टू फंक्शन ऑफ q1 q2 q3 डैश 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 qn की उपयोगिता निर्भर करती है विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो एक उपयोगिता फलन कुल उपयोगिता जो कि ये है तथा विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं के बीच संबंध को दर्शाता है। उपयोगिता फलन सतत होता है, ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण चीज है। उपयोगिता फलन सतत होता है और इसका प्रथम, द्वितीय और तिरछे अवकलज डेरिवेटिव्स भी सतत होते हैं। अब उपयोगिता फलन की प्रकृति के बारे में बात करें। नेचर ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। कोई उपयोगिता फलन या एक उपयोगिता फलन नियमित पूर्ण रूपेण अर्धनतोदर रेगुलर स्ट्रिक्टली क्वासी कॉनकेव, जिसे हम शॉर्ट में RSQC कहेंगे, होगा यदि वो कुछ शर्तों को पालना करता हो उनमें। जैसे ये एक उपयोगिता फलन, अब यहाँ हमारा उपयोगिता फलन ऐसा है जिसमें हमने दो वस्तुएं ली हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं को उपभोग करता है। u इक्वल टू फंक्शन ऑफ q1 एंड q2। उपयोगिता निर्भर करती है पहली वस्तु और दूसरी वस्तु की मात्रा पर। तो शर्त यह है कि सबसे पहले तो कि कुल उपयोगिता धनात्मक होनी चाहिए। अब आपके कुल उपयोगिता धनात्मक होगी निश्चित रूप से, क्योंकि वस्तुओं का उपभोग धनात्मक मात्राओं में ही किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु है उसका ऋणात्मक उपभोग हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो कुल उपयोगिता धनात्मक होगी। एक चीज़ तो ये है। वैसे भी आपका ध्यान होगा कि कुल उपयोगिता का जो वक्र है जब हम बनाते हैं, तो जैसे ये x अक्ष और दूसरा y अक्ष लेते हैं। x अक्ष पे अगर पहली वस्तु q1 ले रहे हैं, y अक्ष पर दूसरी वस्तु q2 लेते हैं, तो कुल उपयोगिता का जो वक्र है वो इस तरह से होता है, यूँ। मतलब मूल बिंदु से शुरू होकर अगर हम कोई भी वस्तु का उपभोग नहीं कर रहे हैं तो उपयोगिता 0 होगी, और अगर जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपभोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि डेल्टा u बाई डेल्टा q1। अब देखिए ये डेल या डेल्टा एक तो त्रिभुज के रूप जैसा आपने पढ़ा होगा, वो बड़ा डेल्टा है, ये छोटा डेल्टा है, इसको हम डेल भी कहते हैं। डेल u बाई डेल q1, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के कारण कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। इसको आपने क्या कहते हैं, आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसको क्या कहा था? इसको सीमांत उपयोगिता कहा था आपने। तो सीमांत उपयोगिता कौन सी वस्तु की? प्रथम वस्तु की सीमांत उपयोगिता, क्योंकि एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं, इसीलिए हम आंशिक अवकलन में यहाँ आए हैं। अन्यथा हम सरल अवकलन का सहारा ले सकते थे अगर एक चर होता तो प्रथम वस्तु की सीमांत उपयोगिता F1 से इसे हम दर्शाते हैं। ये धनात्मक हो और डेल u बाई डेल q2 इक्वल टू F2, ये भी धनात्मक हो, यानी द्वितीय वस्तु से। इसका मतलब है दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या हुई कि दोनों ही वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं धनात्मक होंगी। अब आपने देखा होगा सीमांत उपयोगिता यद्यपि घटती जाती है जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, वस्तु का हम उपभोग करते हैं वैसे वैसे कुल उपयोगिता तो बढ़ती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, लेकिन वो धनात्मक होती है। ध्यान रहे, हम ऋणात्मक नहीं, हम एक जो है मूल बिंदु से नीचे की तरफ नहीं आ रहे होते हैं,
बल्कि मूल बिंदु से ऊपर ही होते हैं। तीसरी शर्त कि जो ये प्रथम वस्तु की सीमांत उपयोगिता है F1, इसका एक और बार अवकलन कीजिए किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष, पहली वस्तु के ही सापेक्ष में, संदर्भ में कीजिए। यानी इसका मतलब ये होगा कि सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन, जिसे हम F11 दिखाएंगे। अगर गंभीरता से थोड़ा गहराई में जाना चाहो तो एक अलग बात है, अदरवाइज सीधा आप F11 के रूप में इसको ध्यान रखने कि इसका एक और बार अवकलन कीजिए Q1 के संदर्भ में ही। F11 ये ऋणात्मक हो और डेल स्क्वायर U बाई डेल Q2 स्क्वायर, जिसे हम F22 कहेंगे, ये भी ऋणात्मक हो। इसका मतलब होता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। अब ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, ये इनकी मान्यता में भी था, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अर्थशास्त्रियों की, और व्यवहार में भी हम देखते हैं जब कुल उपयोगिता वक्र है जो वो तो बढ़ता हुआ होता है, लेकिन सीमांत उपयोगिता वक्र है वो निरंतर घट रहा होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम आपके ध्यान होगा, वो है क्या? मूल रूप से वो ये है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाता जाता है, उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, जिसे सीमांत उपयोगिता के रूप में हम परिभाषित करते हैं, वो उत्तरोत्तर घटती जाती है। मतलब उस सीमांत उपयोगिता वक्र का ढाल है जो ऋणात्मक होता है। तो ये एक तरह से सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन की दर हुई है। ठीक है, F11 और F22 दोनों ऋणात्मक हों। चौथी कंडीशन क्या है कि तिरछे अवकलज डेल स्क्वायर U बाई डेल Q1, जो कि हम कर चुके थे, यानी F1 था ये वाला, इसका एक बार Q2 दूसरी वस्तु के संदर्भ में अवकलन कीजिए तो F12 ये धनात्मक होगा, और ये जो है डेल U बाई डेल Q2, इसका एक और बार अवकलन कीजिए, लेकिन पहली वस्तु के संदर्भ में, डेल स्क्वायर U बाई डेल Q1 इंटू डेल Q2 इक्वल टू, इसे हम दिखाएंगे F21 से, ये धनात्मक हो, ये दोनों धनात्मक हो। और ख़ास बात एक और है, F12 इक्वल टू F21 ये हमेशा बराबर होंगे, ये चार साथ। तो पांचवी शर्त क्या है? पहली शर्त देखिए, पहली शर्त क्या थी? कुल उपयोगिता धनात्मक हो, बिल्कुल सही है। ऋणात्मक उपयोगिता के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते। दूसरी शर्त यह कि दोनों ही वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं धनात्मक होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। और चौथी यह है कि इनके तिरछे अवकलज है जो वो बराबर होते हैं और धनात्मक होते हैं। और पांचवी जो कंडीशन है, सीमाबद्ध हैसियत निर्धारक, जिसे कई लोग डी से दिखाते हैं, कई लोग BSD से दिखाते हैं, शॉर्ट फॉर्म बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट के रूप जो है ये धनात्मक होना चाहिए। और बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट क्या होता है? आपने देखिए जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ी थी तो विद कांस्टेंट और विदाउट कांस्टेंट पढ़े थे। विदाउट कांस्टेंट में, बिना प्रतिबंध वाले में तो सिंपल हैसियन निर्धारक था, जिसमें मैं आपके सामने लाता हूँ उसको एक बार। देखिए ये रहा प्रतिबंध रहित में, आपने देखा था कि हैसियन निर्धारक है, जिसमें ZXX, ZXY, ZYX, ZYY ये होता है। और दूसरा जो था वो क्या था? प्रतिबंध सहित। प्रतिबंध सहित में हम देखते हैं कि बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट, सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक, ये काम में लिया गया था। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट धनात्मक हो। अब बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट ये होता है कि जो आपके ये देखिए, ये है दूसरा जो कंडीशन है, इसका एक बार और अवकलन
Q1 के सापेक्ष कीजिए, फिर इसका अवकलन Q2 के सापेक्ष कीजिए, फिर इसका अवकलन जो है एक और बार अवकलन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अब उन सब गहराइयों में मत जाइए और इतना सा ध्यान रखिए, F11 F12 माइनस F1 F21 F22 माइनस F2 माइनस F1 माइनस F2 0, ये होता है सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक। अब प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार जब हम करेंगे तो इस डिटरमिनेंट की हम वैल्यू निकाल लेंगे, मान इसका निकाल लेंगे, और जो कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। और मान इसका जो है डिटरमिनेंट का, बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट का जो आएगा माइनस F1 F2 स्क्वायर प्लस F12 इंटू F1 इंटू F2 प्लस F21 इंटू F1 इंटू F2 माइनस F22 इंटू F1 स्क्वायर। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी जब थर्ड कंडीशन ड्राइव की थी कि F12 इक्वल टू F21, फोर्थ में जो क्रॉस डेरिवेटिव्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो F21 की जगह हम F12 रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस F11 F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 2 इंटू F1 इंटू F2 माइनस F22 इंटू F1 का स्क्वायर, ये धनात्मक हो। तो शर्त क्या निकली ये वाली कि बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट, सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक धनात्मक हो। तो दो चीज़ें ध्यान रहे, सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक धनात्मक हो और F11 एंड F22 यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो रहा हो, F11 एंड F22 ये लेस देन 0 ऋणात्मक हों, तो उपयोगिता फलन रेगुलर स्ट्रिक्टली क्वासी-कॉनकेव होगा। लेकिन यदि बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट तो धनात्मक हो, परंतु F11 एंड F22 ये ऋणात्मक ना हो, मैं कह रहा हूँ नॉट लेस देन 0, तो उस स्थिति में उपयोगिता फलन क्वासी-कॉनकेव तो होगा लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं होगा, अर्धनतोदर तो होगा लेकिन पूर्ण रूप में नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं होगा। तो ये उपयोगिता फलन की प्रकृति निर्धारित होगी इनसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।